वरना भाई भेज दिया जाएगा तुम्हें। साइंस का थर्ड चैप्टर का नाम क्या है हमारे? हमारा अध्याय नंबर थर्ड है, उसका नाम क्या है? धातु एवं अधातु। आओ कर लेना। इसमें तो क्या करना है वो, अधातु। यही है नाम तो चैप्टर का। फिर बेटा बेटा कुछ परेशान हो रही है? ठीक है। थर्ड चैप्टर नाम क्या है? धातु एवं अधातु। तो पहली बात तो धातु क्या है। अब देखो, प्रकृति में कुल अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, जो इस सारणी में लिखे हो हमारे पास। कुल 118 तत्व ज्ञात है प्रकृति में। कुल कितने तत्व ज्ञात है? 118। ठीक है। प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात है। इन 118 तत्वों में से 92 तो हमारी धातु तत्व है। क्या है? धातु तत्व है। और लगभग भी 20 हमारी अधातु है। बाकी जो 7 8 बच गए हमारे, वो क्या है? हमारे उपधातु। क्या है? उपधातु है। हमारा काम इससे नहीं है, हमारा काम इससे यहाँ फिलहाल धातु से। प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात है अलग अलग। उन 118 तत्वों में से 92 क्या हमारे धातु तत्व हैं। अब इनको धातु तत्व क्यों कहा गया, इनको अधातु क्यों नहीं कहा गया, इनको उपधातु क्यों नहीं कहा गया, वही जानेंगे पहले। अभी तक प्रकृति में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। उनमें से लगभग भी 92 तो हमारे पास क्या है? धातु तत्व है। 93 हो सकते हैं, लगभग 92 मानते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब इन्हें धातु तत्व क्यों कहा गया, तो पहले लिखेंगे धातु। इन देखो, इन तत्वों में से हमने किन किन को धातु कहा, उसका रीजन है। जो भी तत्व प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जो भी तत्व प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम धातु तत्व कहते हैं। जब भी कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन सा आयन बनाएगा? वो धन आयन या ऋण आयन? धन आयन बनाएगा ना। धन आयन बनाएगा। अगर त्याग रहा तो क्या बनाएगा? वो धन आयन। अगर मेरे बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं सोडियम हूं, मेरे बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। देखो मेरा सोडियम हूं, मेरा परमाणु क्रमांक कितना है? 11। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। दूसरे में कितने भर सकते हैं अपन? 8। तो अब बच कितने गया हमारे पास? सॉरी, यहाँ 11 एक बच गया ना, तो बाह्यतम कोश में कितना आ गया? 1। और बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए? 8। तो 7 और लेने पड़ेंगे। 7 और चाहिए ना। 7 लेना मुश्किल है, तो इस एक को भी मैं क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। जैसे मैंने इस एक को त्यागा, मेरे बाह्यतम कोश में अपना कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 8। मैं क्या होगा? प्रकृति में स्थायी तत्व बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं? प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए। और जो जो तत्व बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वो सारे तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे धातु तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु तत्व कहलाते हैं, या उन्हें धातु कहते हैं। उठा ले पहले, वरना तेरा ध्यान वही रहेगा बार बार। न्यायवाचन धातु किसे कहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात है, उनमें से हम 92 को धातु कहते हैं। तो 92 को धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 92 धातु है ना, ये जो तत्व है 92, ये सभी 92 के 92 ही तत्व अब प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक या कितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। से मान लो प्रकृति में कुल इतने तत्व जितने अपन यहाँ उपस्थित है। ठीक है ना। अब इनमें से धातु किससे कहेंगे, अधातु किसे? जैसे हमें हमें जिंदा रहना है, तो जो जिंदा रहने के लिए जो लोग इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं वो तो क्या है? धातु। और जो ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? अधातु। ये सेम कंडीशन है यहाँ पर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनायन। क्या कहलाते हैं वो? धनायन। धनावेश आते हैं, बैलेंस कितने होते हैं? धनावेशित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या होते हैं? ऋणावेशित। तो वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु तत्व कहलाते हैं। अभी तक कुल प्रकृति में कितने तत्व ज्ञात हैं? इसे 92। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद हमारा, ये तो हो गया धातु किसे कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। रासायनिक जिनको हम देख नहीं सकते पर उनको प्रूफ कर सकते हैं अपन। रासायनिक होता है भौतिक शब्द का, जहां भी भौतिक शब्द आ जाता है हमारा क्या जाता है? भौतिक। भौतिक का मतलब जो हमें देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते, डायरेक्ट विजिबल होती है वो चीजें। जैसे मान लो धातु एक कठोर होती है, लोहा एक धातु है। लोहा क्या एक धातु है, कठोर है, कमरे के तापमान पर कैसी है? कठोर है। तो धातु क्या होती है? कठोर। धातु कैसे होती है? कठोर। धातुओं में करंट भी आता है, तार वगैरह धातु होती है ना, धातुओं में क्या आता है? करंट।
करंट आने के बाद धातु की धाराएं क्या होती है? सुचालक। धातु की धाराएं क्या होती है? सुचालक। किसी भी धातु को अगर तुम हथौड़े से पीटोगे उसका चद्र बन जाएगा ना। चांदी को पीटो, सोने को पीटो, किसी भी धातु को पीटो अगर तुम, तो उसका तुम क्या बना सकते हो? चद्दर। अगर धातुओं को पीटकर उनका चद्दर बनाया जा सकता है तो धातुओं के इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनता का गुण। क्या बोलते हैं? आघात। आघात का मतलब चोट सहन करने का गुण। क्या होता है? जैसे कपिल को मैं थोड़ी से कूटता जाऊं और कपिल का चद्र बन जाए, तो कपिल में चोट सहन करने का गुण है ना, उसे बोलते हैं आघात वर्धनता का गुण। अगर मैं किसी भी 10, ये मान लो मेरे पास धातु है, ये धातु है कोई सी भी, मैंने इसको कूटा, इसे क्या बन जाएगा? चद्दर। तो जो कूटने के बाद जो इसका चद्दर बन गया इसका, इसे बोलते हैं आघात वर्धनता का गुण। अगर मैं इसको खींच कर क्या बना दूं? इसका तार। क्या बना दूं? इसका तार। धातु को मैं खींच कर उसका तार बना सकता हूं, उसे बोलते हैं तन्यता का गुण। क्या बोल सकते हैं उसे? तन्यता। अगर किसी ठोस वस्तु से इसको टकराऊंगा तो क्या आएगी? आवाज। धातु में अगर किसी ठोस सतह से टकराती है तो उसमें क्या आती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातु में क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। इसका मतलब है धातु में ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। धातु में कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। अब धातु होती है जो लोहा है, उसको पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ना। भाई लोहा तुम सामान्य है, इसलिए बार बार लोहे का नाम ले रहा हूँ, वैसे और भी एल्यूमिनियम भी धातु है, तो है ना, मैग्नीशियम भी धातु है। जिनके नाम में ये मानता है वो सारे हमारे लिए धातु ही मानते हैं, अपन तो हीलियम को छोड़कर मानते हैं धातु उनको। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु तत्व कहलाते हैं, या उन्हें धातु कहते हैं। वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग, अब देखो इलेक्ट्रॉन जहां तक नहीं त्यागेंगे धन आयन भी नहीं आएगा उनके पास, धनावेश भी नहीं आएगा उनके पास, तो वे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्लियर है? ये लिखना है आपको। और इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागते हैं भाई, देखिए बताओ तो। कभी इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागते हैं? बाह्यतम कोष में से। हमने पढ़ रखा है पहले, सब कुछ ही पढ़ा है, मैं तुम्हें बेसिक में चैप्टर पढ़ाने से पहले, पहले चैप्टर से पहले पढ़ा रखा नहीं तो बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। यहाँ बोले कि इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है वो? इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागता है, किसी भी तत्व को अगर प्रकृति में स्थायित्व बनाए रखना है, जिंदा रहना है, हमारी भाषा में अगर तत्व को प्रकृति में जिंदा रहना है, अपना स्थायित्व बनाए रखना है, तो उसको उसके बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण करना पड़ेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने पड़ेंगे। उन 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो तत्व त्याग रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? धातु। और जो ग्रहण करें उन्हें हम क्या कहेंगे? अधातु। तो ऐसे जैसे मान लो कौन कौन से, अगर तुम्हें धातु को सीधी पहचान करनी है, जुगाड़ है, किसी भी तत्व के नाम में अगर एम आ रहा है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम एक अधातु है, किसी भी तत्व के नाम में अगर एम आ रहा है तो सारी क्या हमारी धातु है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सभी क्या हमारी है? धातु। ऐसा नहीं कि एम वाली होती, कुछ और भी होती है, जिंक, फेरस, लेड, ये भी होती है ना। लिखेंगे उदाहरण, बताओ उदाहरण क्या है इसके? हाँ अभी लिखेंगे ना। सोडियम, लिथियम, कभी लो भी क्या ले करेंगे, टेंशन मत ले तो अभी। सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब इसे तो पूरे 92 है ना, तो वो 2-4 एग्जाम्पल काफी है आदि। अब ये तो हमारे हो गए धातु। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। कोई भी तत्व अगर प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या ग्रहण करता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं उन्हें सर हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये पूरे हमारे रूम में 118 तत्व है, अभी जिंदा रखने के लिए इनमें से कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? धातु। कुछ ग्रहण भी कर रहे हैं, हमें उनकी बात नहीं करें। जो त्याग रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धातु तत्व कहेंगे। जो ग्रहण करेंगे ना उनको नेक्स्ट में क्या कहेंगे? अधातु। क्या कहेंगे? अधातु। जो त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हें कहेंगे धातु, और जो ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो
सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी क्या करते हैं, प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे इनके ऊपर उतना ही धन आवेश आ जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें +1 आ जाएगा, ये कहता। लिथियम कितना त्यागता है, एक, इसमें +1 आ जाएगा। एल्यूमिनियम कितना था, 12, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या आएगा, +2 आ जाएगा। जिंक 30 होता है, इसका क्या था, +2 होता है, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें कितना +2। Zn+2, तुम क्या सोच रहा है, बता रखा है ना मैंने। एल्यूमिनियम 12 होता है परमाणु क्रमांक 2, 8, 2, सॉरी 12 हो गया ना, 2, 8, यहाँ कितना आएगा, 4, 10, 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा, 2, 8, 2, 2 ही तो आएगा ना बाह्यतम कोश में से। क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं 13 पता है, सॉरी 13 पता है, 3 का आएगा फिर। एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो किसे करेगा, 2, 8, 3, इसमें कितना आएगा, 3, 3 त्याग देगा जैसे यहाँ। एलिमेंट कितना होगा, +3, क्या होगा, +3, सॉरी भाई। मैग्नीशियम कहता है 12, Mg+2। ठीक है, तो देखो सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये सभी अगर तुम देखना भी चाहोगे ना तो अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो इन्हें हम इन्हें क्या बोलते हैं, सभी को हम धातु बोलते हैं। ऐसे कुल प्रकृति में 92 तत्व हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म, यहाँ तक लिख लो फटाफट, तो क्लियर है। अब पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक होते हैं, पर पढ़ेंगे क्या, भौतिक गुणधर्म। हाँ नहीं भाई, धातु वास्तव में होती कैसे, इनमें क्या क्या विशेषता, गुणधर्म का मतलब होता है विशेषता। जैसे कपिल के गुणधर्म, तो कपिल कैसा है भाई, कपिल नकटा है, पढ़ने में अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो सारे उसको बोलते हैं गुणधर्म। जैसे मेरे गुणधर्म है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या अच्छा है, सब आएंगे उसके अंदर। गुणधर्म का मतलब अब अच्छे गुण भी आएंगे बुरे भी आएंगे, दोनों काउंट होंगे उसके अंदर। भाई क्या विशेषता, क्या कमजोरी, क्या हो गया भाई। अरे वो जा रहे घर पे। क्यों, किस खुशी में, टाइम कितना हुआ अभी, 5:30। बज गए, सही देख घड़ी में टाइम, एक बार जाके घर जाओ फिर। 5:30 बज गए, तो मैं घड़ी लेना नहीं आता है, हमें सिखा रहे हो तुम घड़ी देखना। वो देना मिटाने का यार, किसी के पास रख देगा मैंने। अब पढ़ेंगे दांतों के भौतिक गुणधर्म, इसमें कंटिन्यू करेंगे, दांतों को पढ़ेंगे पहले। भौतिक गुणधर्म। अब तुम किसी भी एक धातु को लेकर कंपेयर करोगे, सारी धातुओं में सेम भौतिक गुण। जैसे मान लो ये लोहे का कोई टुकड़ा है मेरे पास, ये धातु है, लोहे का एक टुकड़ा है। पहली बात, कठोर होता है लोहे का टुकड़ा, तो धातु में सामान्यतः क्या होती है, कठोर। किसी होती है, कठोर। और कठोर होने का मतलब देखो, किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं कमरे के तापमान पर करते हैं, और कमरे का जो मिनिमम तापमान मतलब 26 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। कमरे के तापमान पर ये जो टेबल है लोहे की, कठोर अवस्था में है ना। तो धातु में सामान्य क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर और चमकदार भी होती है। किस होती है, कठोर और चमकदार होती है। चमकती भी, अगर तुम धूप में रखो तो थोड़ा बहुत चमकेगा, कि जंग वगैरह लग रहा है, कलर लग रहा है, वरना दांतों को तुम रोकोगे ना धूप में तो चमकदार होते हैं। तो दांत में कठोर और क्या होती है, चमकदार होती है, पहला। ठीक है, किसको छोड़कर, पर 3-4 धातु ऐसी है जो कठोर नहीं होती है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुएं कठोर नहीं होती है। बाकी सारी धातुएं होती है, पर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं होती, मतलब कठोर नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पर, ये लिखें पहला गुणधर्म। धातुएं कठोर एवं चमकदार होती है। सभी धातु में कुल 92 धातु तत्व पढ़ रहे हैं अपन। तो धातु में क्या होती है, कठोर एवं चमकदार होती है। चमकदार का मतलब है, अगर तुम किसी भी धातु को देखो, एल्यूमिनियम को रख दो, लोहे को रख दो, चांदी, सोना, जो जिंक वगैरह, किसी को धूप में रखोगे तो चमकेगी ना वो, क्या रहेगी वो, चमकेगी, उसमें प्रकाश पड़े चमकेगी, वो प्रकाश का परावर्तन करेगी एक प्रकार से। ठीक है, तो धातु में कठोर एवं क्या होती है, चमकदार। पर कुछ अपवाद भी, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों भी धातु हैं, ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, पर एक कठोर नहीं होती, ये होती है मुलायम। से मान लो उसे जेली की तरह होती है। कैसे होती है, जेली की तरह।
इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये भी बोलते हैं इनके बारे में। अपवाद, अपवाद का मतलब इस गुण को नहीं मानती हो, इनको इस गुण को नहीं मानती, कठोर और चमकदार नहीं होती, धातु तो होती है पर कठोर और चमकदार है नहीं होती। लेकिन लिथियम, सोडियम और क्या है, पोटेशियम, ये तीनों क्या होती है, कठोर और चमकदार है नहीं होती। इसे बोलते अपवाद शब्द का मतलब क्या है, इस गुण को नहीं मानती है तीनों धातु, मतलब ये कठोर है नहीं होती, ये होती है जेली की तरह। कैसे होती है, जेली की तरह। जेली की तरह होने का मतलब है सोडियम को और पोटेशियम को तुम चाकू से भी काट सकते हो, ऐसे होती है। ठीक है ना। अगली, ठीक है, धातु है आघात वर्धने होती है। अब धातुएं आघात वर्धने होती है, इसका मतलब क्या है, अर्थात आघात में होता है चोट, भाई बहुत आघात पहुंचा देते हैं मेरे, बहुत चोट पहुंचा दी। वर्धने मतलब चोट को सहन करने वाली, इसका मतलब है अर्थात धातुओं को पीट कर उनका चद्दर बनाया जा सकता है। सभी धातु में क्या होती है, आघात वर्धने कुछ नहीं होती, इन दो तीन को इनकी चद्दर नहीं बना सकते तुम इसका। भाई चद्दर लगा, दो पैसों का तो कपिल हमारे चद्दर लगाएंगे सोडियम का, जल जाएगा चला चद्दर, सोडियम का मत लगा लेना। धातु में क्या होती है, आघात वर्धने। धातुओं के आघात वर्धने होने का मतलब है धातुओं को पीट कर, जैसे मान लो लोहे का टुकड़ा है, अगर मैं इसको पीटूंगा कंटिन्यू, जैसे कूटते जाऊंगा इसको, तो इसका क्या बन जाएगा, चद्दर जैसी वस्तु बन जाएगी ना इसकी। अब जो नहीं वो चद्दर वो नहीं बोले छत पर डालने वाले, चद्दड़ा बन जाएगा ना इसका, पीपे की तरह। हाँ वैसे बोल रहे हो। अर्थात धातुओं को पीटकर उनका चद्दर बनाया जा सकता है। आए यहाँ पे समझ में। अर्थात दांतों को पीटकर क्या बनाया जा सकता है, चद्दर बनाया जा सकता है। ये लाइन समझ में आई नहीं, बताओ। सभी धातुएं आघात वर्धनी होती है, इसका कहने का मतलब है कोई सी भी धातु है, कुछ धातु अपवाद को छोड़कर 92 में से 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, लगभग सभी धातुओं को, लगभग का मतलब 100% नहीं होता है कभी, 99% मान दो लगभग को, जितनी भी धातु हैं अगर तुम उनको पीटोगे हथौड़े से तो उनका क्या बन जाएगा, चद्दर। क्या बन जाएगा उनका अब चद्दर बनने का मतलब नहीं, नाली वाला चद्दर बन जाएगा ऐसे, चद्दर मतलब बिल्कुल पत्थर सा बन जाएगा, उसका पतली सी चादर बन जाएगी उसकी, क्या बन जाएगी, पतली सी चादर। ठीक है। अब जैसे मान लो ये धातु का टुकड़ा था, मैंने इसको कोटा, इस पे क्या बन गया, चद्दर। अगला गुण आएगा तन्य होती है, धातु में क्या होती है, तन्य। अगर एक मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, उसको गर्म करके तुम ऐसे खींचोगे ना, तो क्या बन जाएगा, लंबा सा तार। क्या बन जाएगा, लंबा सा तार। तो धातु में तन्य होती है, धातु में क्या होती है, तन्य। अर्थात धातुओं को खींचकर उनका तार बनाया जा सकता है। तो तार तुम देखते हो ना, एल्यूमिनियम के, तांबे के, उनको खींच कर ऐसे बनाते, पिघलाकर गर्म करके। ठीक है ना। तो धातु में क्या होती है, तन्य होती है। अर्थात धातुओं को खींच उन्हें क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। बढ़िया, इसके नहीं फेंका, मेरे को पेन ही निकला मेरा हाथ। धातु में क्या होती है, तन्य। धातु में क्या होती है, तन्य होती है। अर्थात धातुओं के लिए उसका क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। थर्ड में ये लिखेंगे इनका। अर्थात दांतों को खींचकर उनका तार बनाया जा सकता है, सकता है। अब देखो, सबसे अधिक तन्य धातु होती है हमारा सोना। क्या होती है, सोना। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पूरे, हाँ, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऐसा थत्ते में तो खींच कर देखा नहीं, पर ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा बोलते हैं सब जगह। लाइव तो मैंने विजिबल मैंने भी नहीं कराया। हाँ 2 किलोमीटर, न्यू न्यू तो कर लेना, तो देख लेना जाके। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 ग्राम सोने को अगर तुम पिघलाओ
तो 2 किलोमीटर लंबा तार उसका बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर, हाँ मैं बोल रहा ना यार। अब ईमानदार से बताओ ना, तो मैंने तो कभी खींच के देखा नहीं भाई, प्रयोगशाला में करके देखा हो, पर ऐसा सभी बुकों में लिखा और ऐसा हो भी सकता है कि धातु, सोना सबसे तन्य धातु है, 8%। सोना क्या सबसे तन्य धातु है, तो देखो यहाँ लिखेंगे। हाँ, अरे मेरे को मत पढ़ा दो। सबसे तन्य धातु है, क्यों मैं बोलूंगा नहीं होती है, मैंने देखा है, तो बोलो लाओ करके बताओ, तो हो सकता नहीं ना, तो इसलिए नहीं बोल रहा मैं। सोना क्या होता है, ये सबसे तन्य धातु है, ऐसे पूछता है, इनमें देखना, ध्यान रखना इस चीज को। अगला आ जाओ। अब देखो, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती है। धातु में विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती है। कैसे? अगर मान लो ये लोहे का मैं वहां पर लगाऊंगा तो मेरे करंट आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब धारा वहां से करंट बताओ इधर आ रही ना। अगर ये लोहे का कोई वस्तु है, जैसे मान लो अगर मैं इसको प्लग में जहाँ करंट वहां लगाऊंगा ना, तो मान लो यहाँ प्लग है, यहाँ मैं लगाया तो करंट मेरा आ सकता है ना। तो ये मतलब इसका धारा यहाँ से बहती हुई यहाँ आ रही है ना। और धारा का बेन अगर किसी धारा बे, उसको क्या बोलते हैं? सुचालक। क्या बोलते हैं इसको? सुचालक। अब उष्मा की कैसे होती है? कभी चम्मच खाना बना दें, चम्मच को रख देते हैं उसमें, अगर जैसे मतलब सब्जी तुम चला रहे हो या कोई दूध उबाल रहे हो, चम्मच को तुम गलती से छोड़ दोगे तो दूध की गर्मी से चम्मच भी गर्म हो जाएगी ना। ये बात समझ, दोबारा देखो यहाँ पर कैसे ऐसे होता है। जैसे मान लो तुम्हारे गैस के ऊपर तुमने पतीला रख रखा है ऐसे, अगर तुमने इसमें गलती से चम्मच छोड़ दी, यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है ना इसमें से, ये दूध की गर्मी चम्मच ग्रहण करेगी तो गर्मी यहाँ से होती है कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये चम्मच पूरी क्या हो जाएगी? गर्म। मतलब उष्मा की क्या होती है? सुचालक। दांत उष्मा की भी क्या होती है? सुचालक होती है। तो दांत में उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक होने का मतलब है इनमें धारा ऐसे बहती है और उष्मा भी ऐसे बहती है। जैसे मान लो यहाँ से ये कोई तार है, यहाँ से मैं करंट जोड़ूंगा इसमें, तो करंट यहाँ से कहाँ जाएगा? इधर। अगर मैं इसको इस जगह गर्म करूंगा तो गर्मी अपने आप होती हुई कहाँ से आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो दांत में क्या होती है? उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। आए टॉपिक समझ में? दांत में उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। क्लियर है बात? पूछ लूंगा मैं कैसे होती है। अब भाई चलो मान लो करंट का तुमने देखा, ये चम्मच वाला तो गम ने तुमने फील भी करा, कभी कभी चम्मच छोड़ देती मम्मी, एकदम से पकड़ते ऐसे गर्मी लगती है। तो देखो गर्म तो दूध हो रहा है, फिर चम्मच कैसे गर्म होगी? तो दूध की गर्मी कैसे आएगी? ट्रांसफर होगी, कहाँ होगी? पूरी चम्मच में ट्रांसफर होगी ना। तो ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है? संचरण। क्या होता है? संचरण सुचालक। इसका मतलब अगर लकड़ी की चम्मच रखो तुम ऐसे दूध में, तो लकड़ी की चम्मच गर्म नहीं होगी ना। फिर लकड़ी क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। इसलिए नहीं होती वो गर्म। प्लास्टिक के मत रख लेना, दोनों दूध और प्लास्टिक मिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लेंगे अभी बताऊंगा, रुक जा भाई, 2 दिन इसको पकड़ लेना फिर। एवं उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। देखो दांत में विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है? सुचालक। चांदी सबसे अधिक अधिक विद्युत की सुचालक होती है। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। कौन होती है? चांदी। विशेष क्या है? जितने भी धातु हैं कुल 92, उनमें सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। हाँ, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फटाफट। हाँ, यही पूछ रहा ना क्यों भाई चांदी सबसे अधिक सुचालक क्यों होती है? तो देखो कोई पदार्थ जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, इस प्रकार से त्यागता है, उस हिसाब से होता है। पर चांदी अगर मेजरमेंट का तार बनाए अपन, तो चांदी के तार से महंगे होते हैं। चांदी के बाद हम तांबा लेते हैं 1%, अभी तो एल्यूमिनियम लेने लग गए। तो देखो चांदी में धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। अगर तो चांदी की चम्मच अगर ले भी लेगा ना, और एक स्टील की चम्मच लेगा, हाँ करंट आता है। चांदी की चम्मच क्यों नहीं आएगा? सोने चांदी समय करंट है, धातु है वो, धातु नहीं है वो। धातु धारा क्या होती है? सुचालक। क्या होती है धारा की? सुचालक। चांदी की चम्मच ले एक, और एक स्टील की चम्मच ले ले, पहले चांदी की चम्मच गर्म होगी, क्यों? उनमें संचरण दर क्या होती है? जल्दी होती है, वो फटाफट उसमें धारा है, उसमें क्या सुचालक होती है। ये फील कर सकते हो भाई। चांदी की तार तो लगाया नहीं मैंने यार, मैं भी कैसे फील कराऊं तुम्हें? ठीक है ना भाई, चम्मच तो देखी भी।
अगला, धातु में विद्युत ऊष्मा क्या होती है? सुचालक। सबसे अधिक चांदी सबसे अधिक विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है। इसलिए चांदी के तार नहीं बना सकते, वरना चोर के ले जाएंगे लोग बाग। एल्यूमिनियम के नहीं छोड़ते यहाँ तो, और तांबा दिख जाए तो फिर उड़ा लो फटाफट। पर महंगा होता है इसलिए बनाते हैं। पर जो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है ना, बहुत बड़े कंप्यूटर वगैरह होते हैं, उनमें बहुत बड़े लेवल के कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर लाखों करोड़ रुपए के, वहाँ तार चांदी के होते हैं, इसलिए महंगे होते हैं। उनमें कभी स्पार्किंग वगैरह नहीं होते, फटाफट कंटिन्यू चलते हैं, बहुत स्पीड चलते हैं, हाई हाई इंटरनेट डेटा की तरफ। ये लिख लो, और भी लिखा नहीं इसमें भी। अगला पढ़ेंगे इसका पांचवा। भाई देखो, चार भौतिक गुणधर्म लिख लिया हमने। पहला क्या है? धातु में कठोर एवं चमकदार होती है। अपवाद, लिथियम सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, चमकदार भी नहीं होते, इतनी चमकते नहीं, ठीक है ना। प्रकाश का चमकदार होने का मतलब प्रकाश का परावर्तन करती है, वही वस्तु चमकती है। ये ध्यान रखना, पहले बात पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। धातु में आघात वर्धनीय होती है। किस होती है? आघात वर्धनीय होती है। इसका मतलब है धातुओं को पीट कर तुम उसका क्या बना सकते हो? चादर बना सकते हो। थर्ड क्या है? धातु में तन्य होती है। इसका मतलब धातुओं को खींच कर क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है, ठीक है। सोना सबसे तन्य धातु है। धातु में विद्युत अवमुष्माएं क्या होती है? सुचालक होती है। चांदी सबसे अधिक सुचालक धातु है। चांदी सबसे अधिक विद्युत क्या है? सुचालक होती है। तो चांदी क्या है? एक धातु क्या है? चांदी। चांदी को बोलते हैं अर्जेंटम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। लिखा रखा है ना अपने। अब देखो, चार हो गए ना, पांचवा लिखेंगे। मिटा दो ये वाला, चार लिख लिया तुमने। आ जाओ पांचवा। मैंने कहा धातु ध्वनिक होती है। ध्वनि का मतलब है अगर कोई सी भी धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी, कोई सी भी धातु किसी कठोर सतह से, मान लो ये धातु है, मान लो सपोज धातु है, लोहे का कोई टुकड़ा है, ये कठोर से टकरा, ऐसे आवाज आएगी ना, खन्ने से आवाज नहीं, घंटे को बजाते हैं अपन, लोहे की स्कूल की घंटी बजती है वहां पर। एक लोहे का वो होता है चौकोर सा डिब्बा, जो लोहे के से मार टन 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 आती है ना, तो आवाज आ रही है ना, वो धातुओं में आती है ऐसी आवाज। एक प्लास्टिक के टुकड़े तुम टकराओगे तो आवाज नहीं आएगी ना। अधातु में नहीं आती। धातुएं ध्वनिक होती है, इसका मतलब है धातुएं अगर किसी भी कठोर सतह से टकराती है तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा बात, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में, देखो पदार्थ की तीन अवस्था होती है, पदार्थ कितनी अवस्था होती है? ठोस, द्रव और गैस। पर धातु में कमरे के जितनी भी धातु हैं, सिर्फ एक दो धातु को छोड़कर बताऊं कौन से धातु है? पारा एक धातु है, सॉरी पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक धातु है जो थर्मामीटर के अंदर भरी होती है ना हमारी। मैं क्या बोल रहा हूँ? धातु में कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लगभग सभी। पर पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, मतलब वो क्या हो गया हमारा? अपवाद। क्या हो गया? अपवाद। जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? अपवाद। अब देखो भाई, 80 व्यक्ति कर रहे हैं, एक नहीं करा तो उसके लिए थोड़ी बिगाड़ेंगे रूल को, रूल तो वही रहेगा ना हमारा। ऐसे बोलते हैं। दांत में ध्वनिक होती है, दांत में कमरे के तापमान पर क्या ठोस अवस्था में होती है। तो अपवाद क्या है हमारा? पारा। क्या है अपवाद हमारा? पारा। हाँ, पर को बोलते हैं पारा। मिटा दो ये, अगला लिखेंगे। पांचवा गुणधर्म, सामान्यतः धातुएं कमरे के तापमान, अब कमरे के तापमान का मतलब है लगभग भी तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम मानते हैं कमरे के तापमान में, 23 से 26 के बीच। इस तापमान पर कोई भी धातु पिघलेगी नहीं, ना वाष्प बनकर उड़ेगी। धातुएं कमरे के तापमान पर, सामान्यतः धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। देखो, सामान्यतः धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। अपवाद, अपवाद क्या है इसमें? पारा। क्या है? पारा। इसे हम मरकरी बोलते हैं, एच इसका प्रतीक होता है। पारा द्रव अवस्था में होती है, में होता है। पारा एक धातु तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो त्यागता है, पर कौन सी अवस्था में होता है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ये अपवाद है, जो नियम नहीं मानते उसे क्या बोलते हैं? अपवाद। ठीक है। छठा गुणधर्म, धातुएं ध्वनिक होती है, अर्थात धातु में किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनिक होने का मतलब क्या है?
अगर कोई से भी धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी, तुम बोलो पानी में फेंका, तो कठोर सतह तो नहीं है ना पानी, फिर आवाज क्यों नहीं, डन डन क्यों नहीं बजा, पानी में फेंकते नहीं बजेगा ना, कठोर सतह टकराई तो ही बजेगा ना। किसी पत्थर से टकरा लो, लोहे की धातु, तुम आवाज आएगी ना। तांबे की धातु को टकरा लो, सोने की टकरा लो, जो हम देखते हैं सामान्य धातु, एल्यूमिनियम टकरा लो, आवाज तो आएगी ना कठोर सतह टकराने। तो धातुएं ध्वनिक होती है, अर्थात धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, एक और गुणधर्म है, देखो लोहे की वस्तु को पिघलाने के लिए हमें बहुत अधिक गर्म करना पड़ेगा। लोहे हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, सोना हो जाए, चांदी, ऐसे सामान्य तापमान में पिघलती नहीं है ना चीजें। अब पिघलाने मतलब देखो वाष्प बनाकर उड़ाना है, सपोज करो तुमको वाष्प बनाकर उड़ाना है, उसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, जब पानी है हमारा, हम उसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनकर उड़ जाएगा वो। तो जो पानी का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पर। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, अगर मुझे इसको वाष्प बनाकर उड़ाना है तो बहुत अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। और जितना अधिक तापमान पर वाष्प बनकर उड़ेगा इसका क्या होगा, क्वथनांक। तो बहुत अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ेगा ना, तो इसका क्वथनांक, धातुओं के क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, मतलब धातुओं को वाष्प बनाकर उड़ाने के लिए बहुत अधिक तक गर्म करना पड़ता है। न्याय चीज समझ में। क्वथनांक का मतलब होता है अगर किसी भी चीज को वाष्प बनाकर उड़ाना है तो कितने टेम्परेचर, जैसे मान लो पानी है, पानी एक पदार्थ है, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर जाएंगे, जैसे पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, पानी का क्वथनांक है। क्या है, पानी का क्वथनांक। ऐसे अगर मुझे लोहे की वस्तु को गर्म करना है जो कि धातु है, तो ये बहुत तापमान तक गर्म होगा, 100, 1000, 2000 के डिग्री सेल्सियस तक, जहां तक वाष्प बनकर उड़ नहीं उड़ेगा। लास्ट में लगभग 3000 तक उड़ जाएगा वाष्प बनकर। तो बहुत अधिक तापमान पर उड़ रहा है ना, तो धातुओं के क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। अब क्वथनांक बहुत अधिक होने का भी कारण है, अगर लॉजिकली हम समझे तो, कि धातुओं में क्या होता है, धातु ठोस अवस्था में होती है, धातु में क्या होती है, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में कण क्या होती है, बिल्कुल पास पास। ठोस अवस्था में कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास। और कणों को दूर दूर करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो देखो धातुओं के, सॉरी गलनांक, क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। यहां भी अपवाद है। तो दो धातु होते हैं, तो गैलियम एक सीजियम, एक होती है गैलियम एक होती है सीजियम। ये हमारा है गैलियम, एक है हमारा है सीजियम, ये दोनों धातु हैं। जीई गैलियम, ये एसी ये सीजियम। ये दोनों धातु क्या होती है, अगर तुम इसको उठा के लाओगे हाथ में तो हाथ में पिघलना शुरू हो जाएगी। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको। जितना मतलब गैलियम कोई धातु उठा के लाओगे, इसे हाथ में रखोगे, हमारे हाथ में पिघल जाएगी वो। तो ये अपवाद है। वैसे धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं ना, मतलब बहुत अधिक तापमान पर उबलती धातु है। पर गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जो बहुत अधिक तापमान पर ही गल और पिघल जाती है। मैंने कहा गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर है। यहाँ क्वथनांक गलनांक भी ऐड करो तो अच्छा लगेगा, दांतों के गलनांक, दांतों के गलनांक व, सॉरी दांतों का क्वथनांक अधिक होता है। दांतों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक। पर अब देखो लगभग सभी दांतों को बहुत अधिक तापमान पर तुम गर्म करोगे तब वो वाष्प बनकर उड़ेगी। पर दो धातु ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम, जी और एसी, ये धातु हमारे कम के तापमान पर, सामान्य तापमान पर अगर तुम हथेली में लोगे उनको तो पिघल जाएगी और वाष्प बनकर उड़ जाएगी। तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम। क्या होते हैं, कम। बाकी सभी धातुओं के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ये लिखेंगे यहाँ पर। अपवाद कौन है, गैलियम, इसे हम बोलते हैं जी, और सीजियम,
एसिड इन ये धातुएं हथेली पर ही पिघल जाती है, जाती है। अगर हम इनको हथेली पर वैसे ले लेंगे तो वहां पिघलना शुरू हो जाएगी। इनका गलनांक क्वोथनांक, इसका मतलब क्या है, कम है। क्या है, कम है। कोई वस्तु गल रही है उसका गलनांक बोलते हैं, और वाष्प बनकर उसे बोलते हैं क्वोथनांक। क्या बोलते हैं, क्वोथनांक। तो बहुत कम तापमान पर गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो देखो धातुओं के गलनांक और क्वोथनांक अधिक होते हैं। अपवाद के गैलियम और सीजियम, ये धातुएं हथेली पर ही पिघल जाती है, और पिघलना शुरू हो जाती है, पिघल जाती है। कैसे बिल्कुल क्या हो जैसे, तो देखो गैलियम और सीजियम ये धातुएं हथेली पर ही पिघल जाती है, पिघलना शुरू हो जाती हैं। ये अपवाद है। बाकी सभी गोल देखो, अपवाद होने का मतलब इन दोनों, ये दोनों धातु इस नियम का पालन नहीं करती है। बाकी सभी के क्या होते हैं, गलनांक और क्वोथनांक अधिक होते हैं, पर इन दोनों के नहीं होते हैं।